दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 9। कार के हॉर्न की आवाज़ कान में पड़ते ही वो उछलकर खड़ी हुई और भागते हुए बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलते ही उसकी नज़र सीमेंट की रवश पर रुकती हुई सुजुकी कार पर पड़ी और इसकी खुशी एकदम ठंडी पड़ गई। वो कबीरदादा की गाड़ी नहीं थी, यूँ भी वो अकेली कार में सफ़र नहीं करता था। वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि दरवाज़ा खोलकर तवील कामत कबीरदादा कार से बरामद हुआ। इसकी मायूसी भरे चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ और वो वहीं जम गई। कबीर दादा ने भी उसे देख लिया था। कार से बाहर निकलकर वो उससे अनजान बनता हुआ चौकीदार को मुखातिब हुआ। कार गैराज में खड़ी करवा दो। जी दादा, कहकर चौकीदार ड्राइवर को बुलाने चला गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां तनाउश चेहरे पर तबस्सुम बिखेरे खड़ी हुई थी। आ गए आप? इसके करीब पहुंचते ही वो कबीरदादा के बाजू से चिमट गई। कहा था ना कि तुम्हारे रोमांस झाड़ने से मुझे कोफ्त होती है। मुलाजमीन के सामने मना किया था ना, शौकी भरे लहजे में कहते हुए वो इसके बाजू से चिमटी रही। कॉलेज की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है और कपड़े नहीं है क्या? कबीरदादा जानता था कि वो बाज आने वाली नहीं है, इसलिए मौजू तब्दील कर दिया। क्यों नहीं, लेकिन मेरी सहेलियाँ कहती है कि ये लिबास मुझ पर बहुत भपता है और इन कपड़ों में मैं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हूँ, इसलिए पहन ली। सच ही कहती है। कबीरदादा के अंदर कहीं दूर से एक आवाज़ उभरी जिसे उसने होठों तक आने से पहले ही रोक ली। उसने मुंह बनाया तो खूबसूरत लगने से क्या होगा, वो शरारती लहजे में बोली। बीवी का मकसद अपने शौहर को खुश करना होता है। सोचा शायद इस तरह आपको ज़्यादा प्यारी लगूं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। वो तो है, अगर ख़राब ना होता तो आपसे प्यार करती क्या? मन्नत किसने की है? कबीरदादा को जाने क्यों उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए वो सोफे पर बैठ गया। तनावुश खिलखिलाते हुए कालीन पर बैठकर उसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। गुस्से में वो और भी प्यारे लगते हो। गुस्से में आप और भी प्यारे लगने लगते। शट अप। उसे लगा तनावुश उसे चिढ़ा रही है। ऐसा भी क्या गलत कह दिया है? उसके बूट उतारकर एक जानिब रखते हुए तनावुश ने उसके घुटनों पर थोड़ी रखकर इसकी आंखों में झांकने लगी। वो बेजारी जाहिर करते हुए बोला, अगर तुम्हारे रोमांस में थोड़ा वक्फा आ जाए तो मैं लिबास तब्दील कर लूँ। कर लेना, ऐसी भी क्या जल्दी है? इसके साथ बैठकर वो टाई की ग्रह ढीली करने लगी। पढ़ाई हो रही थी? मेज़ पर बिखरी किताबें देखते हुए वो पूछने लगा। हाँ, सोचा आपसे इजाज़त मांग कर इम्तिहानात में बैठ जाऊंगी। 3-4 हफ्ते बाद ही इम्तिहान शुरू होंगे, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? क्लासें तो अब तक लग रही है। सुबह अजीम को कॉलेज का नाम पता बता देना, वो 3-4 दिन की छुट्टी करा देगा। मगर मेरा मतलब तुमने यहाँ 2-4 दिन ही रहना है, उसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी ना। ये कहते हुए कबीरदादा को याद आया कि वो पाशा को ये कहकर आया है कि सुबह उसे वापस भेज देगा, मगर तनाविश के सामने आते ही उसे अपना इरादा कमज़ोर पड़ता नज़र आ गया। वो खिलखिलाते हुए पुरएतमाद लहजे में बोली, आपकी मर्सिडीज़ में बैठकर इम्तिहान देने जाया करूँगी। बस शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बनाती रहा करो। ख्वाब देखने पर पाबंदी है क्या? इस मर्तबा अपना दुख छुपा नहीं पाई थी। इसकी बात कबीरदादा को बर्छी की तरह लगी थी। इसकी जानिब सर घुमाते हुए वो तसल्ली देता हुआ बोला, टस्वे बहाने की ज़रूरत नहीं। ये मर्सिडीज़ तुम्हारी हुई, घर जाते हुए साथ लेती जाना। मुझे मर्सिडीज़ नहीं, मर्सिडीज़ वाला चाहिए। वो जैसे फट पड़ी थी। नामुमकिन है, वो बिगड़कर बोली। मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप? दिमाग ख़राब ना किया करो। ठीक कब था? ज़्यादा बकवास ना किया करो, मार खाओगी। अच्छा छोड़े ना झगड़े को। ये बताइए आज जल्दी क्यों लौट आए? मेरी परचून की दुकान नहीं है कि लगी बंधी रोज़मर्रा होगी। कोई ज़रूरी काम नहीं था तो लौट आया हूँ। मुमकिन है अभी कॉल आ जाए और जाना पड़े। अभी तो नहीं जाने दूंगी। करीब होकर उसने कबीरदादा के कंधे पर हाथ रख दिया। जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत जताने और चाहत के इजहार पर मुझे इतनी कोफ्त होती है कि जी चाहता है तुम्हें बगैर लम्हा ज़ाय किए घर भेज दूँ। बेजारी जाहिर करते हुए वो भी कबीरदादा ने उससे दूर नहीं ढकेला था। वो शरारती लहजे में बोली, अगर वादा करो कि ऐसा ना करने पर मुझे घर नहीं भेजोगे तो कभी ऐसा नहीं करूँगी। अभी तक इसे उस तोहफे को नहीं खोला। अचानक कबीरदादा की नज़र इखलाक हुसैन के दिए हुए तोहफे पर पड़ी, जो वैसे ही पैकशुदा तपाई पर पड़ा हुआ था। आपका दोस्त बज़ाहिर तो इखलाक का मुजाहरा कर रहा था, मगर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसने दिल से ये तोहफ़ा नहीं दिया। कबीरदादा को इस छोटी सी लड़की के मुशाहिदे पर खासी हैरानी हुई थी। वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला,
सही समझा, वो दोस्त नहीं है, बस दोस्ती का नकाब पहनकर आया था। हकीकत में वो मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है। तनावुश उसका बाजू छुड़ाकर तिपाही की तरफ बढ़ी और उस तोहफे को उठाकर कूड़ा करकट की टोकरी में फेंक दिया। ये क्यों? कबीर दादा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो बेपरवाही से बोली, दुश्मन से मैं जिंदगी का तोहफा भी कबूल ना करूं। वो मेरा दुश्मन है? कबीर दादा ने उसे याद दिलाया। क्या आपके दुश्मन को मैं खैरख्वाह समझ सकती हूँ? कबीर दादा इसकी बात का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तनावुश अपनी किताबें समेट कर इसके पीछे बढ़ गई थी। लिबास तब्दील करके वो अलमारी की तरफ बढ़ा। तनावुश इसके कपड़े हैंगर में लटकाने लगी। अलमारी को ताला किसने लगाया है? मैंने बेड की तरफ बढ़ते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोली। बोतल निकाल कर रैक पर रख दी है ना? रैक से बोतल उठाकर वो सोफे पर आ बैठा। एक और बोतल भी ले आओ। एक काफ़ी है। तकिए पर नींदराज होते हुए तनाविश ने मोशगाफी की। मैं समझा नहीं। गिलास मुंह से लगाते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने कहा एक बोतल पर गुजारा करें। दिमाग जगह पर है तुम्हारा, या कल वाली बेइज्जती भूल गई हो? तनावुश खामोशी से उसे घूर रही थी। जवाब देने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की थी। कबीर दादा भी मज़ीद कुछ कहे पीने की तरफ मुतवज्जा हुआ। बोतल खाली करके वो उसकी तरफ बढ़ा। चाबी कहाँ है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तनावुश ने उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। बस करे ना, एक बोतल काफ़ी है। दूंगा एक, गुस्से भरे लहजे में कहते हुए उसने थप्पड़ उठाया। धमकी ना दे, मार ले। तनावुश ने अपना रुखसार उसकी जानिब सीधा कर दिया। बकवास बंद करो, चाबी इधर दो। कबीर दादा का गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे आधा घंटा दो, अगर सुलाना दिया तो पी लेना। कबीर दादा को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हुए तनाविश ने लगावट जाहिर की। वो जज होते हुए बोला, आखिर तुम्हें मसला क्या है? मसला ये है कि जो 2 दिन यहाँ हूँ, मुझे भी वक्त चाहिए। वो दहाड़ा। नहीं हो तुम 2 दिन यहाँ, सुबह दफा कर दूंगा तुम्हें। इतना गुस्सा करते हैं आप? आपके मुलाजिम सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि छोटी सी लड़की को डांट रहे हैं आप? और वो उसे बच्चों की तरह पुचकारने लगी। चाबी इधर करो, कह दिया ना नहीं दूंगी। रोजाना एक बोतल पर गुजारा करना पड़ेगा। कबीर दादा जानता था कि एक थप्पड़ खाकर उसने बेहोश हो जाना था। इस जबान कलामी वो मान के नहीं दे रही थी। वो लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करता हुआ बोला, देखो तनावुश, मेरे कामों में मदाखलत करना बंद कर दो। मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। अगर अच्छी चीज़ है तो मैं भी पीऊँगी। वो जिद होते हुए बोला, तो मना किसने किया है? वो खिलखिलाकर हंसी। कितने बुरे हैं आप, छोटी सी बच्ची को शराब पीने की तरगीब दे रहे हैं। चाबी इधर करो। कबीर दादा ने अपना मुतालबा फिर से दोहराया। तनावुश ने मन्नत भरे लहजे में कहा, अच्छा 1 मिनट बैठकर मेरी बात तो सुने ना। बोलो। बादिल ख्वास्ता वो बेड पर बैठते हुए मुस्तफसिर हुआ। तनावुश ने उसके कंधों पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती धक्का देकर तकिए पर लिटाया और बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मैं सुला देती हूँ ना। गोया कबीर दादा उसके धक्के से नीचे नहीं गिर सकता था, मगर जाने क्यों उसने अपना बदन इस नर्म व नाजुक लड़की के हवाले कर दिया। तनावुश की हठधर्मी पर उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से का इजहार भी उसने किया, मगर कोई इंतहाई कदम ना उठा सका। ना तो उसे थप्पड़ रसीद कर सका, ना ज़बरदस्ती उससे चाबी छीन सका, और आखिर में उसके सामने हथियार डालते हुए वो लेट गया। ये सोचकर कि वो 2 दिन के बाद यूं ही चली जाएगी, या फिर ये भी इसकी गलतफहमी थी। शायद वो जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आई थी। बालों में उंगलियां फेरते हुए वो धीमी आवाज़ में गुनगुनाने लगी। सूरत की तरह उसकी आवाज़ भी सुरीली थी। कबीर दादा की आंखें इस बच्चे की तरह बंद होने लगी जिसे लोरी सुनाई जा रही हो। रात को जल्दी सोने की वजह से सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। वो सोफे पर बैठी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। गाहे गाहे इसकी नज़रें कबीर दादा की तरफ भी उठ जाती। इसे कसमसाकर उठते देखकर वो तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ी। लीमू निचोड़े पानी का गिलास उसने मेज़ पर तैयार रखा हुआ था। ये ले। गिलास पकड़ाते हुए वो उसके करीब ही बैठ गई। कबीर दादा ने खामोशी से गिलास को मुंह लगा लिया। नाश्ता ले आओ या अपने वक्त पर नाश्ता करेंगे? खाली गिलास उसकी जानिब बढ़ाते हुए मुस्तफसिर सा हुआ। जाग तो गया हूँ, क्या करूँगा? वो मासूमियत से बोली, मुझसे बातें।
इतना फालतू दिमाग मेरे पास नहीं जो तुम्हारी बेमज़ा और बेमतलब बातें सुनता रहूं। कबीर दादा ने मुंह बनाया। अच्छा, मैं नहीं करती बातें, आपकी सुनूंगी। ये कहते हुए वो उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। ये क्या बेहूदगी है? ये कहते हुए कबीर दादा ने उसे कंधों से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। तनाउश ने इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटने की कोशिश की, मगर कबीर दादा ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। अच्छा, दूर दूर बैठकर बातें कर लेंगे। वो बुरा मुंह बनाए बगैर उसने उठने की कोशिश करते हुए कबीर दादा का बाजू पकड़ लिया। बताया था ना, मुझे ऐसी बातों से चिढ़ है, कोफ्त होती है तुम्हारी हरकतें देखकर। उसकी गिरफ्त से बाजू छुड़ाकर वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई और तनावुश होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसके पहनने के कपड़े वो पहले से अलमारी से बाहर लटका चुकी थी। उसके नाश्ता तैयार करने तक वो सूट पहनकर निकल आया था। टाई हस्बे आदत उसे मफलर की तरह गले में डाली हुई थी। नाश्ता करने के बाद ही वो टाई बांधा करता था। आज सवेरे तैयार होने की वजह से उसने बैठने से पहले मोबाइल फ़ोन पर अजीम को कॉल करके आधे घंटे तक अपनी आमद का बता दिया था। बैठते साथ उसने मेज़ पर सजे नाश्ते को देखकर हैरानी भरे लहजे में पूछा, ये पराठा और अंडा फ्राई किसके लिए? ये मेरा नाश्ता है, उसे मतला करते हुए वो अंडा छीलने लगी। सुबह सवेरे उठ जाती हो तो उसी वक्त कर लिया करो। अम्मी जान कहती है बीवियों को शौहर से पहले नाश्ता वगैरह नहीं करना चाहिए, उनके साथ या बाद में करना चाहिए। वो तंजिया लहजे में बोला। हंसी आती है ये फरसुदा बातें सुनकर। तो हंस ले। साफ अंडा प्लेट में रखकर उसने दूसरा अंडा उठा लिया। अम्मी जान ने ये कभी नहीं बताया कि शौहरों को रोकना टोकना नहीं चाहिए? तनाउश के होठों पर शरारती हंसी नमूदार हुई। बताया तो है, मगर हर बात पर अमल तो नहीं किया जा सकता ना। जिस दिन तुम्हें एक थप्पड़ भी लग गया, ये शौखी शरारत भूल जाएगी। ख्याल रखना, नाजुक सी हूँ, कहीं आपके थप्पड़ से जान ही ना निकल जाए। जूस का गिलास भरते हुए वो शौक़ी से बोली। अच्छा है, जल्दी जान छूट जाएगी। कितना शौक़ है जान छुड़ाने का। वो इसके बाजू से लग गई। नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। इसकी चाहत जताने पर कबीर दादा ने हस्ब आदत नाक भवें चढ़ाई। वो इठलाते हुए बोली, अगर पहला निवाला आप खिलाएं तो कर लेती हूँ, वरना नाश्ता नहीं करूँगी, भाड़ में जाओ। जब आप गुस्सा करते हैं तो जी करता है। वो फिक्रा पूरा किए बगैर हंस पड़ी। क्या? कबीर दादा ने इसकी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखा। छोड़े, अगर बता दिया तो आप कुछ और प्यारे लगने लगेंगे, शरारती लहजे में कहते हुए उसने वजाहत की। मेरा मतलब है मज़ीद गुस्सा करके। कबीर दादा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जानती हो तुम मेरी ज़िद और अना की वजह से यहाँ नज़र आ रही हो। कुछ लोगों का इसरार था कि एक छोकरी को मैं इतनी अहमियत ना दूँ, और मैं अपनी बात पर अड़ गया। इसरार करने वाले काफ़ी बड़े लोग हैं। इनमें से एक कल तुम्हें तोहफ़ा देकर भी गया है। अगर वो तमाम लोग मुझे मजबूर करने की कोशिश ना करते तो यकीन मानो तुम कल की घर जा चुकी होती। अच्छा, मैं यूं ही उन्हें अपना दुश्मन समझे बैठी हूँ। तनाउश ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ वो दुश्मन तो ना हुए ना। तुम्हारी तो कोई कल ही सीधी नहीं। टिशू से हाथ साफ करके वो टाई बांधने लगा। वो सरस से बोली, 1 मिनट, टाई मैं खुद बांधूंगी। कल तो कह रही थी तुम्हें टाई बांधने का तरीका नहीं आता। गुज़िश्ता रात आपके आने से पहले यही सीखती रही, अब आ गया है, एतमाद से कहकर वो उसके गले उसके टाई बांधने लगी। पहली मर्तबा उसने उल्टी ग्रह लगा दी। दोबारा खोलकर उसने सीधा करने की कोशिश की, मगर फिर उल्टा कर दिया। उसने तंजिया लहजे में पूछा, घंटा एक लग जाएगा ना? सब्र करे ना, उसने रूहान से लहजे में उसे डांटा। ये ऐसे बांधते हैं। वो तंग आकर उसे समझाने लगा। अब नहीं भूलेगा। कबीर दादा की हिदायत पर अमल करते हुए उसने ग्रह लगाकर बच्चों के से अंदाज में खुशी का इजहार किया। अब नाश्ता कर लो। वो जाने के इरादे से खड़ा हो गया। मुस्कुराई। बता दिया ना, ऐसे नहीं करूँगी। उसके साथ खड़े होकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। कबीर दादा इसकी आदत से वाकिफ था। खामोशी से खड़ा उसे घूरता रहा। इसके चेहरे और छाती पर फूंक मारते हुए वो बोली, जल्दी आने की कोशिश करना। अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कबीर दादा चल पड़ा। इसके बार बार डांटने और शर्मिंदा करने का तनावुश पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो हस्बे आदत इसके पीछे ही पड़ गई थी। गाड़ियां तैयार खड़ी थी। अजीम ने इसके लिए दरवाज़ा खोला। वो इसके करीब रुकते हुए बोला, तुम आज यहीं रह जाओ। इसके दाखिले का कोई मसला था, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर मिल लेना। किसके दाखिले का मसला है दादा? अजीम की समझ में नहीं आया था। कबीर दादा ने गहरा सांस लेकर फिर पीछे मुड़कर देखा।
तनाविश दरवाजे पर खड़ी उसी की जानिब मुतवज्जा थी। वो मुसीबत जो दरवाजे पर खड़ी है? कबीर दादा के लहजे से शोहराना बेबसी का इजहार हो रहा था। अजीम के होठों पर तबस्सुम जाहिर हुआ, मगर फिर वो होठ भींचकर खुद को संजीदा जाहिर करने लगा। ठीक है दादा, ये हो जाएगा, अलबत्ता एक और मसला है। वो क्या? गाड़ी में बैठते हुए वो शीशा खोलकर अजीम की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानदारों को मकामी थानेदार तंग कर रहा है। नया थानेदार है? वही पुराने वाला है, राव अजमल रहीम। उसका हिस्सा भी बाकायदगी से दिया जा रहा है? कबीर दादा ने पूछा। ज़रा उसका बायोडाटा दोहराओ। और अजीम उसके बारे तफसील बताने लगा। अजीम की बात ख़त्म होते ही उसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। ये कहते ही उसकी नज़रें तनावुश की जानिब उठ गई। वो दरवाजे से टेक लगाए किसी तस्वीर की तरह खड़ी थी। इसका मासूमियत भरा अंदाज देखकर एक लम्हे के लिए कबीर दादा का जी चाहा कि जाकर उससे अपने हाथ से नाश्ता करा दे। न जाने इसे क्यों यकीन था कि वो नाश्ता नहीं करेगी, मगर फिर वो सर झटक कर रह गया। उसे खामोश पाकर ड्राइवर ने पूछा, चले दादा? हाँ हाँ चलो। चौंकते हुए उसने तनावुश से नज़र हटाई। गाड़ी के आगे बढ़ते ही वो एक मर्तबा फिर मुड़कर देखने लगा। गेट से निकलते ही इससे रहा नहीं गया था। मोबाइल फ़ोन निकाल कर वो इसका नंबर मिलाने लगा। तीसरी चौथी घंटी पर उसने कॉल वसूल की। यकीनन मोबाइल कमरे में था। वो बाहर से भाग कर आ गई थी। जी, इसकी खुशी से भरपूर आवाज़ ने कबीर दादा के कानों में रस घोल दिया। उसने बहाना गढ़ा, कल जो सूट पहना था उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है। इसमें तो सिर्फ पर्स पड़ा था जो मैंने इन कपड़ों में मुंतकिल कर दिया था। तुम इन कपड़ों में दोबारा भी देख लो। ठीक है। उसकी आवाज़ में शामिल मायूसी जाहिर कर रही थी कि वो कॉल इसकी तवक्का के बरक्स निकली थी। और हाँ, नाश्ता कर लेना। कबीर दादा ने यूँ जाहिर किया जैसे राब्ता मुनक़ता करते हुए उसके जहन में कोई बात आ गई हो। वो खुशी से चहकी। इस शर्त पर कि कल आप पहलाने वाला अपने हाथों से खिलाएंगे। हठधर्मी की भी कोई हद होती है। उसने मसनूई गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, कभी तो संजीदा हो जाया करो। हाँ या ना, मैं जवाब दे। इसका खुशी से भरपूर लहजा जाहिर कर रहा था कि वो कॉल की नौयत को जान चुकी थी। ठीक है मिस, मुसीबत खा लेना। उसने गोया बादिल ख्वास्ता हामी भर ली। इसका अब कर लेती हूँ। सुनकर कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। गाड़ियों के गेट से निकलते ही उसने अजीम को अपनी तरफ देखा। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो इससे कोई बात करना चाहता है। कमरे की तरफ जाने का इरादा मुलतवी करते हुए वो इसके करीब आने का इंतज़ार करने लगी। बेगम साहिबा, आपने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके कानों में घंटी की आवाज़ गूंजी। ना जाने क्यों इसे लगा कि कबीर दादा की कॉल है। एक मिनट भाई। कता कलामी करते हुए वो कमरे की तरफ भागी। उसके अंदाजे के मुताबिक कबीर दादा ही था। बात के अख्ताम पर वो खुशी से झूम उठी थी। बगैर किसी शक व शुबा के उसे मालूम हो गया था कि कबीर दादा की कॉल का मकसद क्या था। राब्ता मुनक़ता होते ही वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अजीम का बेगम साहिबा कहना उसे बहुत अच्छा लगा था। जी भाईजान, आप कुछ कह रहे थे? अजीम ड्राइंग रूम में इसका मुंतज़िर था। जी बेगम साहिबा, कबीर दादा आपके दाखिले के बारे में कुछ बता रहे थे। बैठो। नशिस्त संभालते हुए उसने अजीम को बैठने का इशारा किया। शुक्रिया। उसके सामने बैठते हुए अजीम ने नोटबुक निकाल ली। वो उसे अपना रोल नंबर, क्लास, कॉलेज का पता वगैरह बताकर अपना मनज़र बताने लगी। ठीक है बेगम साहिबा, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे नोट करवा दें। अगर कोई मालूमात लेना हुई तो मैं कॉल करके आपसे पूछ लूँगा। इस बात में सर हिलाते हुए उसने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी उसे नोट करवा दिया और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के कहने से न जाने क्यों उसे भूख महसूस होने लगी थी, वरना तो उसने नाश्ता ना करने का तय किया हुआ था। थाने के सामने गाड़ियां रुकते ही कबीर दादा अंदर की जानिब बढ़ गया। मुहाफिजों को उसने वही ठहरने का इशारा कर दिया था। इसे SHO के दफ्तर की जानिब बढ़ते देखकर एक सिपाही ने आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ दफ्तर में घुस गया। राव अजमल रहीम उसे अच्छी तरह जानता था। इसे देखते ही वो बेख्तियार अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कबीर दादा, आज कैसे भूल पड़े? उसने लहजे में खुशगवारी समोने की कोशिश की, जो बिल्कुल नाकाम हुई थी। उसी वक्त एक सिपाही फ़र्ज़ शनासी का मुजाहरा करते हुए अंदर दाखिल हुआ। सर, ये 2 चाय ले आओ। SHO ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। वो जी सर कहते हुए वापस लौट गया।
एसएचओ की दावत का इंतजार किए बगैर कुर्सी संभालते हुए उसने किसी तमहीद में पड़ने की बजाय बराह रास्त मतलब की बात शुरू कर दी। यकीनन आप मेरी आमद का मकसद जानते होंगे। जब आप तशरीफ़ ले ही आए हैं तो बता दें। इसने बैठते हुए मानी खेज लहजे में पूछा। तनवीर प्लाजा और आबासिया मार्केट के दुकानदारों की शिकायत मौसूल हुई थी। कोई बड़ी बात करे कबीर दादा, ये छोटी मोटी शिकायत तो आए रोज़ का मामूल है। आपका हिस्सा पहुंच गया था? कबीर दादा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। हाँ, मगर मुझे लगता है इसकी मिकदार कुछ बढ़ा देना चाहिए, इस वजह से कि नादिया अब 10वीं क्लास में पहुंच गई है। कबीर दादा का मानी खज लहजा किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। सुना था कबीर दादा दुश्मन की बहू बेटियों पर नजर नहीं डालता। राव अजमल चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट गंभीर संजीदगी में ढल गई थी। कबीर दादा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बिल्कुल, नादिया भी मेरी भांजी भतीजी की तरह है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसके सर से बाप का साया उठ जाए। कबीर दादा, आप ज्यादती कर रहे हैं। अजमल रहीम को गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि एसपी ज़मीर हुसैन ओढो आपके जनाजे में शिरकत से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद पुलिस से दुश्मनी आपको महंगी पड़े। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो राव साहब। एसपी ज़मीर हुसैन की ज़ेरे कमान दूसरे थानेदार ऐसी हरकत क्यों नहीं कर रहे? यकीन मानो ज़मीर हुसैन तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रहा है। ये कहकर वो उठते हुए बोला, मेरा काम था समझाना, अब बस कल तक इंतज़ार करूँगा। वो मुड़कर बाहर जाने लगा। बात सुने, उसके पुकारने पर कबीर दादा रुककर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। 10,000 माहाना बढ़ाने से आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अलबत्ता मेरी लाज रह जाएगी। कबीर दादा के होठों पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस शर्त पर कि ये 10,000 मेरी भतीजी नादिया की जेब खर्च का हिस्सा बनेंगे। मंजूर। राव अजमल के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान छलका। अब चाय तो पी ले, उधार रही, कहते हुए वो तेज़ कदमों से चलता हुआ थाने से बाहर निकल गया। जी पाशा दादा, इसे इम्तियाज़ की आवाज़ सुनाई दी। पाशा ने पूछा, सुनाओ भाई, कबीर दादा उठा है कि नहीं? हम यहाँ थाने पहुँचे हुए हैं, इतनी जल्दी? पाशा के लहजे में हैरानी थी। रात को कबीर दादा आप लोगों के जाते ही हमें काम पर भेजकर खुद घर चले गए थे। आज सवेरे ही जाग गए। पाशा ने अंदाज़ा लगाया, शायद उस छोकरी से जान छुड़ाने की खुशी में सवेरे जागे होंगे। इम्तियाज़ ने हैरानी से कहा, किस छोकरी से? वो नमाजन तो अभी तक घर में है, मगर रात कबीर दादा कह रहे थे कि सुबह सवेरे उसे घर भेज देगा। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। सुबह आते वक्त हस्बे मामूल वो कबीर दादा को छोड़ने दरवाजे तक आई थी और गाड़ियों के घर से निकलने तक दोनों लैला मजनू की तरह एक दूसरे को घूरते रहे। ना कर यार, पाशा के लहजे में तशवीश थी। रात को कबीर दादा ने उसे वापस भेजने का वादा किया था। इम्तियाज़ ने ख्याल जाहिर किया, वैसे अजीम को दादा घर में छोड़ आया है, शायद उसे बताया हो कि हमारे निकलने के बाद नमाजन को घर तक छोड़ आए। मैं पता कर लेता हूँ। राब्ता मुनक़ता करके वो अजीम का नंबर मिलाने लगा। जी दादा। अजीम ने फ़ौरन कॉल वसूल की थी। कबीर दादा की गैंग के अफराद पाशा का इतना ही एहतराम करते थे जितना कबीर दादा का, क्योंकि वो जानते थे कि वो कबीर दादा का कितना चहीता था। पाशा ने बेसब्री से पूछा, यार कहाँ हो? बेगम साहिबा के काम के सिलसिले में कॉलेज आया था। कौन बेगम साहिबा? अजीम इत्मीनान से बोला, कबीर दादा की बीवी। कबीर दादा तुम्हें घर क्यों छोड़ गए थे? उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा के दाखिले वगैरह का कोई मसला है, मैं उसी से पूछकर वो काम कर दूँ। अच्छा ठीक है। राब्ता मुनक़ता करके वो सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद वो कबीर दादा का नंबर मिलाने लगा। हाँ पाशा, खैरियत तो है? कबीर दादा ने कॉल वसूल करते ही पूछा। खैरियत है दादा, बस एक बात पूछना था। तनाउश के अलावा कुछ है तो पूछो। मगर रात को आपने हामी भरी थी। हाँ, मगर बाद में सोचा तो मुनासिब ना लगा। जीना मुश्किल दिखाई दे रहा है? पाशा ने बगैर लगी लिपटी कर रखे पूछा। जब आदमी थप्पड़ की हदूद से बाहर हो तो इसी किस्म की बकवास करता है। दादा, मैं थप्पड़ से नहीं डरता, मगर आपकी ताज़ा रविश से डर गया हूँ। बकवास ना करो यार। इस लड़की को एक गुंडे से पनाह देकर मैं खबीसों के टोले के सामने किस तरह फेंक दूँ? जानते हो, नौशाद आफरीदी, इखलाक हुसैन वगैरह किसी गिद्ध की तरह उस पर नज़र गाड़े बैठे हुए हैं। जिस दिन वो घर चली गई उससे बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, और उस वक्त मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उससे रिश्ता ख़त्म कर चुका हूँगा, और एक अनजान लड़की के लिए किसी गैंग के सरबराह को मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। पाशा इसकी बातों को खातिर में ना लाते हुए बोला, इस मुताल्लिक हम पहले बात कर चुके हैं, आपने अवाम का ठेका नहीं ले रखा। कबीर दादा से ताल्लुक़ के बाद वो आम नहीं रहती। कबीर दादा जैसे शख्स को अपना दीवाना बनाने वाली आम हो कैसे सकती है? कबीर दादा जच होते हुए बोला, यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस
बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैं शाम को कोठी पर आ रहा हूँ, देखूँ तो सही है कैसी। आज शाम को इखलाक हुसैन के यहाँ दावत है, वहीं मुलाकात होगी। ओह, मुझे तो भूल ही गया था। हाँ, तुम्हें बस उस्ताद पर बकवास करना याद रहता है। कबीरदादा ने मुंह बनाते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। थाने से निकलते ही कबीरदादा ने ड्राइवर को बरकत के अड्डे पर जाने का बता दिया। बरकत ही तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानदारों से भत्ता वसूल करता था। रास्ते ही में इसे पाशा की कॉल मौसूल हुई। इससे बात खत्म करने तक वो बरकत के अड्डे पर पहुंच चुके थे। कबीरदादा की गाड़ी देखते ही वो भागता हुआ करीब पहुंच गया। मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलकर उसने कबीरदादा को बाहर आने की दावत दी। क्या चल रहा है? कबीरदादा ने गाड़ी से निकलने की ज़रूरत नहीं समझी थी। छोटा सा मसला चल रहा है, इस बारे अजीम को बता दिया था। कबीरदादा ने कहा, वो मसला हल हो गया है, अभी थानेदार ही से मिलकर आ रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और है तो बताओ। बाकी तो सब ठीक चल रहा है दादा। थानेदार राव अजमल के माहाना खर्च में 10,000 का इजाफा कर दो, और उसके बाद अगर उसके थाने का कोई सिपाही गड़बड़ की कोशिश करे तो फिर कोई दूसरा इलाज ढूंढेंगे। जी दादा, बरकत ने इस बात में सर हिला दिया। दफ्तर चलो। ड्राइवर को मुखातिब होते हुए उसने बात खत्म करने का इशारा दिया। बरकत कार के दरवाजे से पीछे हटा और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। उसका रुख कंपनी ऑफिस की तरफ था। कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका काला धन छुपाने की आड़ थी। वो हफ्ते 10 दिनों में ही चंद मिनटों के लिए दफ्तर का चक्कर लगाता था, वरना कंपनी का सारा काम मैनेजिंग डायरेक्टर के जिम्मे था। ऑफिस में बैठकर उसने चाय पीने के दौरान एमडी से चंद मिनट की गपशप की, काम के बारे सरसरी सा पूछा और दफ्तर से बाहर निकल आया। एमडी कबीरदादा की असल शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था। इस वजह से उसे भी कभी हेराफेरी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। यूं भी कबीरदादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई अहमियत नहीं थी। कार में बैठते हुए उसने ड्राइवर को होटल जाने का कहा। होटल के तहखाने में बहुत बड़ा जुए का अड्डा था, जो कबीरदादा ही की सरपरस्ती में चल रहा था। होटल की पार्किंग में कार रोकते हुए ड्राइवर ने झिझकते हुए पूछा, दादा अगर चंद मिनट यहाँ गुजारने हैं तो मैं सामने शॉपिंग प्लाजा से थोड़ी ख़रीदारी कर लूँ। शॉपिंग प्लाजा होटल से मुखालिफ जानिब था, दरमियान में सड़क गुजर रही थी। चले जाओ, मुख्तसर कहते हुए वो कार से उतरकर होटल के अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। चारों मुहाफिज उसके पीछे चल पड़े थे। होटल की हॉल में रश ना होने के बराबर था। अलबत्ता सीढ़ियों से उतरते हुए वो नीचे पहुंचे। दरवाजे पर खड़े मुहाफिज ने उसे देखते हुए मौदबाना लहजे में सलाम करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। तहखाने में काफ़ी रश था। मुख्तलिफ मेज़ों पर जुआरी हाथों में ताश के पत्ते थामे अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। कुछ जुआ मशीनों पर मुकद्दर में लिखा पैसा ढूंढ रहे थे। कबीरदादा दाएं बाएं सरसरी नज़र दौड़ाता हुआ एक कोने में बने हुए काले शीशे के कैबिन की तरफ बढ़ गया। इसके चारों मुहाफिज जो हॉल ही में खाली कुर्सियों पर बैठ गए थे, बेरे ने फौरन उनके सामने शराब की बोतल और गिलास लाकर रख दिए थे। शीशे के कैबिन के सामने भी एक हथियार बरदार खड़ा हुआ था। कबीरदादा के देखते ही उसने सलाम करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर घूमने वाली कुर्सी पर बैठे भद्दे नकूश वाला शख्स दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ। कबीरदादा को देखते ही वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और उसके साथ ही उसने अपनी कुर्सी के एक तरफ होते हुए बोला, सलाम दादा। सर की हल्की सी जंबिश से उसके सलाम का जवाब देते हुए कबीरदादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठो अरशद। उसे बैठने का इशारा करके कबीरदादा दीवार में लगी बड़ी स्क्रीनों की तरफ मुतवज्जा हो गया, जहां मुख्तलिफ मेज़ों और जुआ मशीनों का मंजर नज़र आ रहा था। कैसा चल रहा है? लम्हा भर की खामोशी के बाद वो मुस्तफसिर सा हुआ। बहुत अच्छा दादा। बोतल से शराब का गिलास भरकर कबीरदादा के सामने रखते हुए अरशद मौदबाना लहजे में जवाब दिया। कबीरदादा ने ग्लास से घूंट लेते हुए पूछा, कोई मसला? कोई नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। पुलिस की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं दादा, अरशद का जवाब एक बार फिर नफ़ी में था। ग्लास में बची बकिया शराब एक सांस में हलक में उंडेलते हुए वो खड़ा हो गया। खाने का वक्त है, अरशद ने खड़े होते हुए पूछा। शुक्रिया। कबीरदादा ने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। अरशद ने भागकर दरवाज़ा खोला और उसके बाहर निकलते ही उसके पीछे चलने लगा। चारों मुहाफिज भी उसे देखते ही खड़े हो गए। तहखाने के दरवाजे तक अरशद इसके साथ गया था। पार्किंग में जाते ही इसकी नज़र सड़क पार करते ड्राइवर पर पड़ी। उसने हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ था। एकदम इसके जहन में शाम की दावत का ख्याल आया और उसने
डैशबोर्ड खोलकर बड़ी मालियत की नोटों की आधी गड्ढी उठाकर जेब में डाली और शॉपिंग प्लाजे की तरफ चल पड़ा। मुहाफिजों को उसने वहीं ठहरने का इशारा कर दिया था। सड़क अबूर करके वो एक दुकान में दाखिल, जिसके सामने औरतों के मुजस्समों पर फैशनेबल सूट चढ़ाकर शोपीस के तौर पर रखे खड़े किए गए थे। दुकान में दाखिल होते ही उसे ख्याल आया कि तनाविश का नाप वगैरह तो उसे मालूम ही नहीं था, और जिस किस्म की वो लड़की थी, यकीनन उसने कभी रेडीमेड कपड़े खरीदे भी नहीं होंगे। वो मायूस होकर वापस मुड़ने ही लगा था कि उसकी नज़र शोकेस के सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। जिस्मानी खालो-खत के लिहाज से वो बिल्कुल तनाविश की मुशाबह थी। सेल्समैन से किसी चीज़ की कीमत दरियाफ्त करके उसने अपना पर्स खोलकर अंदर नज़र दौड़ाई और मायूसी से सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। काली कमीज के नीचे उसने नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। बहन, बात सुनो, कबीरदादा ने उसे झिझकते हुए मुखातिब किया। वो कबीरदादा से चंद कदम के फासले से गुजर रही थी। उसने आवाज़ सुनते ही हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और किसी की मौजूद ना पाकर दोबारा कबीरदादा को देखते हुए उसने अपनी उंगली का इशारा कर अपनी जानिब करते हुए उससे पूछा। हाँ हाँ, आपसे ही मुखातिब हूँ। कबीरदादा ने इस बात में सर हिलाया। जी भाई, उसके करीब रुकते हुए मुस्तफसिर सी हुई। अगर खफा ना हो तो एक छोटी सी मदद दरकार थी। जी भाई बोले। उसके लहजे में शकूक की परछाई लर्जा थी। मैंने अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए एक सूट लेना था, लेकिन इसके नाप का मुझे मालूम नहीं, और इत्तेफाक से आपका कद वगैरह बिल्कुल इससे मुशाबा है। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकती है? कॉल कर लो। इसने मशवरा देने में देर नहीं लगाई थी। वो हंसा। फिर तोहफा ले जाने का मज़ा बाकी नहीं रह जाता। चले, आप सूट पसंद करें, मैं सेल्समैन को नाप बता देती हूँ। उसने मज़ीद तकरार से ग्रेस किया था। अगर इतनी मेहरबानी कर रही हैं तो अपनी पसंद का ही सूट भी दिखा दे। कबीरदादा को गहरी नज़रों से घूरते हुए पीछे मुड़ी और सेल्समैन के करीब पहुँचते हुए कौन कहने लगी, वो सूट देना। उसने उंगली से इशारे से हैंगर में लटके एक सूट की तरफ इशारा किया। शायद थोड़ी देर पहले भी वो उसी सूट का पूछ रही थी। काली जीन्स और उस पर हल्के गुलाबी रंग की फूलदार कमीज थी। मुझे तो ये पसंद है और ये मेरे नाप के मुताबिक है, वो पास खड़े कबीरदादा को कहकर वो जाने के इरादे से मुड़ गई। ठहरो बहन। कबीरदादा उसे रोकते हुए सेल्समैन की तरफ मुखातिब हुआ। इसी नाप और रंग में 2 सूट अलहदा अलहदा पैक कर दे। जी भाई। कबीरदादा के कुछ ना कहने पर वो पूछने लगी। 1 मिनट। कबीरदादा उसे बताए बगैर सेल्समैन की तरफ मुतवज्जा रहा। दोनों सूटों के पैक होते ही उसने एक पैकेट उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। मगर यूं ही सर, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? लड़की ने इनकार में सर हिलाया। वो हंसा। भाई समझकर मदद की है, बहन समझकर दे रहा हूँ। मगर भाई, ये बहुत कीमती है। इसके इनकार में दरार पड़ती देखकर कबीरदादा ने कहा, हाँ, आप खुद एतराफ़ कर चुकी है कि आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है, इसीलिए तो दे रहा हूँ। उस लड़की ने झिझकते हुए उसके हाथ से पैकेट लिया और शुक्रिया भाईजान कहते हुए चल दी। कबीरदादा इन सूटों की अदायगी के लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। बिल अदा करके वो बाहर निकला। वो लड़की सड़क के किनारे खड़ी उसी दुकान की तरफ मुतवज्जा थी। शायद उसे अभी तक कबीरदादा की मेहरबानी की समझ नहीं आ रही थी। कबीरदादा को दुकान से निकलते देखकर वो बज़ाहिर सामने देखने लगी, मगर कबीरदादा जानता था कि वो कुनखियों से उसी की तरफ मुतवज्जा है। अपनी बेवकूफ़ी पर वो दाएं बाएं सर मारता हुआ सड़क अबूर करने लगा। तनाहुश को घर लाने के बाद इससे मुसलसल ऊट पटांग हरकतें सरजद हो रही थी। उसे करीब आता देखकर ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बैठे हुए उसने सड़क के पार निगाह दौड़ाई। वो लड़की अभी तक सड़क के किनारे खड़ी उसकी तरफ मुतवज्जा थी। घर चलो, वो ड्राइवर को मुखातिब हुआ और उसने जी दादा कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खा सकता हूँ कि दादा ने इस नमाजन के लिए ख़रीदारी की है। इम्तियाज़ दूसरे मुहाफिजों को मुखातिब था। बख्श हंसा। यार, तुम तो पक्के ही उस बेचारी के पीछे पड़े हो। इम्तियाज़ ने कहा, उसने भी तो हमारे बॉस को हर काम से निकाल दिया है। इस गरीब का क्या कसूर? बाकर का वोट भी बख्श की तरफ था। कसूर तो है ना वो इतनी खूबसूरत और मासूम होती, ना कबीर दादा इस बुरी तरह से फरीफ्ता होते। पुत्र, जिस दिन कबीर दादा ने ये हर्जा सराई सुन ली, तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन होगा। पाशा दादा से बात हुई थी, उसका वोट भी मेरे हक में है। इम्तियाज़ ने छाती फैलाई। बख्श इससे तनबिया करते हुए बोला, इससे अपना मवाजना ना करो, वो कबीर दादा का लाडला है। यार, मैंने कबीर दादा के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं की ना। इम्तियाज़ ने फ़ौरन सफाई पेश की।
बाकिर ने कह कहा लगाते हुए कहा, अगर तुम्हारे बकौल वो नमाज़न कबीरदादा को इतनी ही प्यारी है तो सोच लो, उसके खिलाफ कोई बात सुनकर कबीरदादा तुम्हारा क्या हश्र करेगा। मेरी तौबा यार, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए। इम्तियाज़ कानों को हाथ लगाते हुए अपने मौक़िफ़ से हट गया। इनकी गपशप के दौरान वो घर के करीब पहुंच चुके थे। कबीरदादा की कार को गेट की तरफ मुड़ते देखकर इम्तियाज़ से रहा ना गया। खुद देख लो, 1 बजे वापस पहुंच गए हैं। कल भी करीबन इसी वक्त पहुंचे थे और इससे कबल 5 बजे से पहले कभी कोठी का गेट नहीं देखा था। आम खाओ जिगर, पेड़ ना गिनो। अगर इसकी वजह से जल्दी घर आ जाते हैं तो उसे दुआएं दो। इस नमाज़न को हम जैसे गुनाहगारों की दुआ की क्या हाजत। इस मरतबा इम्तियाज़ के लहजे में हल्का सा दुख हिलकोरे ले रहा था। कार से उतरते हुए कबीरदादा को तनावुश के चेहरे पर सबद खुशी वाज़ेह नज़र आ रही थी। यकीनन वो इसके जल्दी लौट आने पर खुश थी। मेरे लिए ख़रीदारी की है? इसके करीब पहुँचने पर तनावुश ने शरारती लहजे में पूछा। हाँ कहते हुए वो आगे बढ़ गए। सच? खुशी से चहकते हुए उसने अकब ही से उसके हाथ से शॉपर झपट लिया। कमरे में दाखिल होने तक वो शॉपर से तहशुदा सूट निकाल कर खोल चुकी थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। अब क्या होगा कि कबीरदादा को तनावुश से मोहब्बत हो गई है, अब वो पार्टी में ले जा रहा है, वहाँ उसके साथ क्या होना है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।